हेलो एंड वेलकम बैक। आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैलिकट यूनिवर्सिटी के अधीन बीसीए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बीएससी कंप्यूटर साइंस के छात्रों को सेकेंड सेम में जो हिंदी की पुस्तक है कहानी कलश, उसमें 4 कहानियाँ हैं कुल, जिनमें से 3 हम अपलोड कर चुके हैं। उन तीनों कहानियों को हम एक साथ पेश कर रहे हैं। यशपाल जी की कहानी आदमी का बच्चा, भीष्म साहनी जी की कहानी चीफ की दावत और मधु कांकरिया जी की कहानी फाइल। प्रेमचंद जी की कहानी बड़े घर की बेटी इसमें शामिल नहीं है। जैसे ही अपलोड किया जाएगा उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आपको आसानी हो। वैसे आप स्वयं कहानी को पढ़िए, कई बार पढ़िए। इन वीडियोस में मात्र उन कहानियों का विश्लेषण दिया गया है। कहानी को बारीकी से समझने के लिए ज़रूरी है आप स्वयं उसे पढ़ें। तो पेश है 3 कहानियाँ एक साथ। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी के यशस्वी कहानीकार यशपाल जी की कहानी आदमी का बच्चा। नाम थोड़ा अजीब सा है ना, आदमी का बच्चा। इसमें यशपाल जी ने उच्च वर्गीय समाज की जो हाई क्लास सोसाइटी है उनकी मानसिकता में जो खोखलापन है उसे खुलकर दिखाने की कोशिश की है। कैसे वे समाज में निम्न वर्गीय गरीबों को किस हिकारत की नज़र से देखते हैं, कैसे भारत में शिक्षा न पाकर विलायत में जाकर पढ़ाई करना है उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं, कैसे घर में हिंदी न बोलकर अंग्रेज़ी बोलने की जो तौर तरीका उन्होंने पाल रखा था। ये उस समय की बात है 1950-60s के स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद, जब भारत में कईयों के मन में ये विचारधारा पनप रही थी कि अंग्रेज़ी बोलो तो स्टेटस बढ़ता है, घर में कुत्ता पालो तो स्टेटस बढ़ता है, विदेश में जाकर बच्चों को पढ़ाओ, कॉन्वेंट में पढ़ाओ, तभी कुछ बन पाएगा आदमी। तो ये उच्च वर्गीय समाज की जो मानसिकता है, ये जो खोखलापन है, इसे खुलकर दिखाने की कोशिश की है इस कहानी में। और ये ही नहीं, इस उच्च वर्गीय खास नस्ल के लोगों के मन में गरीबों के प्रति जो एटीट्यूड है, गरीब है तो काला है, काला कलूटा है, गंवार है, उससे तौर तरीके नहीं जानते, गरीबों के बच्चों के साथ अगर हमारे बच्चे मिलजुल कर बड़े हों तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये मानसिकता कुछ हद तक अभी भी बदली नहीं है। तो यशपाल जी जो क्रांतिकारी स्वभाव के यशपाल जी, जो मार्क्सवादी यशपाल जी, उन्होंने ये कहानी लिखकर ये खोखला आदर्श जो हाई क्लास लोगों के बीच पनप रहा था, इसे खुलकर दिखाया है उन्होंने अपनी कहानी आदमी का बच्चा। कहानी की ओर जाने से पहले यशस्वी कहानीकार यशपाल जी के जीवन की कुछ झांकियां देखते हैं। हिंदी के यशस्वी लेखक यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब में फिरोजपुर में हुआ। बचपन से ही वे क्रांतिकारी स्वभाव के थे। पहले गांधीवादी विचारों की ओर आकृष्ट हुए, लेकिन उनकी लहू में तो क्रांति बह रही थी और गांधीवादी अहिंसा से अधिक भगत सिंह, सुखदेव वगैरह क्रांतिकारियों के प्रति वे अधिक आकृष्ट हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में टूट पड़े, जेल हुआ और जेल में ही कहानी लिखना शुरू किया। जेल से रिहा होते ही विप्लव नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया। नाम से ही आपको पता चल जाता है उसमें कितना क्रांति भरा हुआ था। यशपाल जी स्वयं उस पत्रिका को बुलेटिन के नाम से विशेषित करते थे। 1971 में भारत सरकार ने यशपाल जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। वैसे पद्म भूषण से पहले भी उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार,
मंगला प्रसाद पारितोषिक, इस प्रकार की कई पुरस्कारों से यशपाल जी नवाजे गए। यशपाल जी ने करीब 16 कहानी संग्रह लिखे, कई उपन्यास लिखे, जिनमें उनका झूठा सच काफी प्रसिद्ध है। झूठा सच देश विभाजन पर केंद्रित उपन्यास है, जिसने यशपाल जी को प्रशस्ति के शिखर पर खड़ा किया। 6 दिसंबर को यशपाल जी का निधन हुआ। भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके सम्मान हेतु ये पोस्टल स्टैंप निकाला। तो देखते हैं इस कहानी के केंद्रीय पात्र की ओर जाते हैं। इसमें एक उच्च वर्गीय व्यक्ति है जो अपने आप को बड़ा अफसर समझता है, जो एक मिल में चीफ इंजीनियर है, मिस्टर बग्गा। वो स्वयं विलायत जाकर, फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ा है और वो चाहता है कि उसकी बेटी भी उसी तरह बड़ी होकर विलायत में जाकर पढ़े, तभी कुछ बन पाएगी, वरना भारत में पढ़कर क्या लेना देना। तो ये मिस्टर बग्गा की मानसिकता है। तो वो उनके घर में ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ जैसे ब्रिटिश के लोग करते हैं। अपने घर में उनकी पत्नी है, लेकिन पत्नी के होते हुए भी उन्होंने एक आया को रखा है अपनी बेटी को देखने के लिए। एक ही बेटी है, 5 वर्षीय इकलौती बेटी है डॉली। और अपनी बेटी को पालने के बारे में, वो बच्चे पैदा करने के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है वो उनके इस वार्तालाप से स्पष्ट होता है। जब उनके पास के माली चार बच्चों को, उनके 4 बच्चे हैं। देखिए उस समय भारत सरकार में हमारे दो के नारे नहीं थे, परिवार नियंत्रण के नियम भी नहीं थे। तो उस समय मिस्टर बग्गा वो कहते हैं कि ऐसे कीड़े मकोड़ों जैसे बच्चों को पैदा करने से क्या फ़ायदा, बस एक हो उसे भी अच्छी तरह से पालो, उसे विलायत भेजकर पढ़ाओ, यही काफ़ी है। और उनके घर में भी उन्होंने पूरा तरीका इस प्रकार कर रखा था मिस्टर बग्गा और मिसेस बग्गा ने, कि जब मिस्टर बग्गा दोपहर को खाने के लिए आते हैं तो उस समय अपनी बेटी को पूछते भी नहीं, और माँ भी अपनी बेटी को पिता के सामने उस समय नहीं भेजती। क्योंकि वैसे हमारे परिवार में जब भी माता पिता घर आते हैं पहले अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन शाम को जब मिस्टर बग्गा बड़े आराम से होते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं, तब उसे सजा धजा कर जैसे किसी और के सामने पेश कर रही हूँ, मिसेस बग्गा बड़ी सावधानी से बेटी को अच्छा वस्त्र पहनाकर, नए ड्रेस, अच्छे ड्रेस में सजा धजा कर अपने पति के सामने पेश करती हैं। तो ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, और मिसेस बग्गा ये ध्यान रखती है कि बेटी घर में अपनी मातृभाषा ना बोलकर अंग्रेज़ी बोले। वो चाहती हैं कि उसकी बेटी अंग्रेज़ों जैसा बिहेव करे। और जब ये डॉली पास के घरों में खेलने के लिए जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है मिसेस बग्गा को। वो कहती हैं कि वो काले कलूटे हैं, उन्हें शौर तरीके नहीं पता, तौर तरीके, उनके पास जाओगी तो जू पड़ जाएंगे। तुम तो सुंदर हो, तुम अच्छे ड्रेस पहनती हो, कॉन्वेंट में जाती हो, इंग्लिश बोलती हो, तो क्यों ना मैनेजर के बच्चों के साथ खेलो, हाई क्लास लोगों के साथ मिलो जुलो। ये एक धारणा है उच्च वर्गीय समाज के लोगों के बीच में, कि गरीब है तो उसके संस्कार भी गंदे होंगे, वो काले होंगे, गंदे परिवार के होंगे। ऐसी ये बात, मानसिकता कुछ हद तक आज भी मौजूद है। अपने ही क्लास के लोगों के साथ मिलना जुलना माता पिता पसंद करते हैं। और ये डॉली है जो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहती है, जैसे हर एक बच्चा बच्ची चाहते हैं कि अपने घर में भी बच्चे हों, या फिर कम से कम पड़ोस के बच्चों के साथ तो खेल लें, लेकिन डॉली के लिए ये मना था। तो आइए देखते हैं कहानी कैसे जाती है आगे। बग्गा साहब के एक शौक पाल रखा था, एक कुत्ता पालने का। जैसे मैंने कहा, उन दिनों कुत्ता पालना एक स्टेटस का सिंबल था। बग्गा साहब ने कुत्ता इसलिए नहीं पाल रखा था कि उसे जानवरों के प्रति प्यार एवं ममता था। कुत्ता एक हाई ब्रीड का था, हाई क्वालिटी कुत्ता था, जो बहुत ही सुंदर था। और कुत्ता इसलिए पाल रखा था, कुतिया थी एक्चुअली, उसका नाम डैनी, नाम भी देखो कैसे विचित्र रखा है। बेटी का नाम डॉली रखा और कुतिया का नाम डैनी रखा। और ये कुतिया को इसलिए उन दिनों 250 रुपये देकर खरीदा था, ताकि घर में जो भी आए गेस्ट वगैरह जब आए तो इस हाई ब्रीड कुत्ते को देखकर एकदम वाह वाह करने लगे, इसलिए इस कुत्ते को पाल रखा था। तो हम देखते हैं एक झलक डैनी की ओर, जो उनके घर की कुतिया है हाई ब्रीड वाली। तो कहानी में
एक कुतिया के बारे में कुतिया एक पात्र बनती है मतलब मिस्टर बग्गा और मिसेस बग्गा ने अपने स्टाइल के लिए अपने स्टेटस सिंबल के रूप में एक कुतिया को पाल रखा है। चलो हम मान लेते हैं वो ये कुतिया है जो विचित्र नस्ल की थी। उसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। कागजी बादाम का सा रंग, गर्दन और पूंछ पर रेशम से मुलायम लंबे लंबे बाल, पेट बिल्कुल पीठ से सटा हुआ, मुंह जैसे किसी चोट से पीछे को बैठ गया हो, आंखें गोल गोल जैसे ऊपर से रख दी गई हों। इस कुतिया की उपयोगिता मात्र इतनी थी कि नए आने वालों की दृष्टि उस पर पड़े और लोग वाह वाह करे, क्या हाइब्रिड की कुतिया है, लोग आकर्षित हों। इसलिए नहीं कि मिस्टर बग्गा को जानवरों के प्रति कोई विशेष चाह या कोई ममता या प्यार था। उनको तो अपनी बेटी के प्रति भी कई बार ऐसा लगता है, जब इस ये कुतिया जब पिल्लों को जन्म देती है तो बग्गा साहब उसे अपने नौकर से कहलवा कर गर्म पानी में डुबो कर मरवा देते हैं। उनकी इकलौती बेटी डॉली मानसिक रूप से इन पिल्लों के प्रति काफी आकर्षित है, यह बग्गा साहब को पता है। वो स्कूल से वापस लौटकर सबसे पहले भागी हुई इन्हीं पिल्लों को देखने जाती है। ये जानते हुए भी मिस्टर बग्गा उसे मरवा देते हैं। इस हाइब्रिड के पिल्लों को पालने के लिए उनके मित्र, उनके रिश्तेदार मित्र सभी तैयार हैं। लेकिन बग्गा साहब सोचते हैं कि जब इतने हाई ब्रीड, हाई क्वालिटी, रेयर किस्म का कुत्ता सभी के घर में हो तो फिर क्या फायदा। उनका अपना स्टेटस सिंबल जब सभी के घर में एकदम आम सा हो जाए तो वो उनके लिए सहनीय नहीं है। इसलिए वो इस कुतिया के पिल्लों को, जो अभी आँख भी ठीक से खोल नहीं पाए हों, उन्हें गर्म पानी में डुबो कर मरवा देते हैं। कुतिया का नाम भी विचित्र सा रखा, मतलब अपनी बेटी का नाम डॉली रखा और कुतिया का नाम डैनी रखा। तो ये मार्क्सवादी लेखक यशपाल जी इस और संकेत करते हैं कि कैसे मानव इतना हृदय शून्य हो गया है कि जानवरों के प्रति भी कोई माया ममता कुछ भी नहीं है। तो ये थी कुतिया जो मिस्टर बग्गा ने पाल रखी थी। 250 रुपये देकर उन दिनों उन्होंने ये हाइब्रिड, हाई क्वालिटी, एक खास नस्ल की कुतिया को खरीदा था। और कुतिया का नाम भी उन्होंने अपनी बेटी के नाम के समान ही, जैसे बेटी का नाम डॉली रखा तो कुतिया का नाम डैनी रखा। तो ये कुतिया, इसकी उपयोगिता इसलिए थी कि जो भी घर में विजिटर्स आएँ, जो उनके परिचित आएँ, इस कुतिया के सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो जाएं और वाह वाह करें। इसलिए नहीं पाल रखा था कि जानवरों के प्रति उनके मन में कोई खास ममता थी। ये 250 रुपये खर्च करने का, ये शौक पाल रखने का यही एक मकसद था। और ये बेचारी डैनी जब पिल्लों को जन्म देती है तो मिस्टर बग्गा इतने निर्दयी हैं, उनके कई मित्र इन पिल्लों को पालने के लिए बड़े उत्सुकता से सामने आते हैं, क्योंकि इतनी हाइब्रिड कुतिया है, बच्चे भी उसी ब्रीड के हैं। लेकिन मिस्टर बग्गा सोचते हैं कि अगर सभी के घर में ये हाइब्रिड क्वालिटी कुतिया हो जाए तो फिर हमारे इस घर में इस शौक को पाल रखने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए वे अपने मेहतर को कहकर इन पिल्लों को गर्म पानी में डुबोकर इतनी क्रूरता दिखाते हैं, इन छोटे छोटे पिल्लों को गर्म पानी में डुबोकर मरवा देते हैं। और इस बार भी कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया और डॉली बहुत ही एक्साइटेड हो गई, क्योंकि घर में और बच्चे तो हैं नहीं खेलने को, तो इन छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों के साथ वो खेलना चाहती है। स्कूल से लौट कर ही भाग कर उसकी ओर जाते हैं। अक्सर बच्चों की ये उत्सुकता जगी रहती है। लेकिन मिस्टर बग्गा ने इस बार भी यही किया, मेहतर से कहकर गर्म पानी में डुबोकर इन पिल्लों को मरवा दिया। और दूसरी तरफ कहानीकार दिखाते हैं माली के घर में एक चौथा बच्चा पैदा हुआ। 3 बच्चे पहले से ही थे, भूख और गरीबी के बीच एक चौथा बच्चा पैदा हुआ जो दूध न मिलने के कारण, यहाँ एक तरफ उच्च वर्गीय परिवार में कुतिया के लिए 250 रुपये का दूध मंगाया जाता है और हाई ब्रीड कुत्तों को पालने का शौक रखा जाता है,
दूसरी तरफ माली का बच्चा दूध न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और डॉली जब ये देखती है, माली के बच्चे के मर जाने की खबर सुनती है, तो डॉली पूछती है क्या उसे भी गर्म पानी में डलवा कर मरवा दिया। ये छोटी बच्ची को तो ये पता नहीं, वो सोचती है कि भूख के कारण ऐसे किया जाता है। तब उसकी आया बिंदी कहती है कि आदमी के बच्चे तो भूख से मरते हैं। आप लोग उच्च वर्गीय परिवार के लोगों में इस प्रकार भूख से मरने की कोई बात ही नहीं उठती है। बिंदी को जो उसकी आया है उस समय याद आते हैं अपने खुद के बेटे के बारे में जो गरीबी और भूख के कारण मरा। एक लल्लू नाम का बेटा था उसका, और उसकी मृत्यु के बाद ही वो यहाँ नौकरी के लिए लगी है। तो ये यशपाल जी क्रांतिकारी, उनका जो मार्क्सवादी चिंतन है कि कैसे धन संपत्ति एक वर्ग के पास इतना अधिक होता है कि कुत्तों को पाल रहे हैं शौक से और उनको दूध खिलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीब का बच्चा, खुद अपना बच्चा, आदमी का बच्चा गरीबी और भूख के कारण मरने की नौबत आती है गरीब के बच्चे को। ये एक खास संदेश है। और उच्च वर्गीय परिवार के लोगों में ये जो धारणा बनी हुई थी कि विदेश जाकर विलायती शिक्षा प्राप्त करने से ही कोई कुछ बन सकता है, और गरीबों के बच्चों के साथ खेलने से सिर में जू आ जाएगी या फिर वो काले कलूटे हैं, ये कलर का जो पॉलिटिक्स है ये भी इसमें दिखाया गया है कि गरीब है तो वो काला है, गंदा है, संस्कार शून्य है। ऐसी एक गलत धारणा उच्च वर्गीय समाज में आज भी मौजूद है। तो ये खुलकर दिखाया है यशपाल जी ने अपनी कहानी आदमी का बच्चा के। मिसेस बग्गा इस कहानी में एक ऐसी पात्र बनकर आती है जो स्त्री सहज सभी उसकी जो स्त्री सहज भावना है वो खो देती है। मतलब स्त्री सहज उसमें जो मातृत्व की भावना होनी चाहिए वो एकदम ना के बराबर इस कहानी में दिखाया गया है। वो जब माली का छोटा सा बच्चा रोता है निरंतर भूख के कारण, तो वो कहती है, देखो उसके शब्द ऐसे हैं जैसे वो कहती हैं, वे झल्ला कर कहती हैं, जाने इस बच्चे के गले का छेद कितना बड़ा है। बच्चे की कें कें उन्हें और बुरी लगती है। वो ये नहीं जानने की कोशिश करती कि बच्चा क्यों रो रहा है, अगर उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो दिया जाए। इसके बदले वो एक आदमी के बच्चे के बारे में ऐसा कहती हैं, जाने इस बच्चे के गले का छेद कितना बड़ा है। और मिसेस बग्गा डॉली को जब डांटती हैं तब भी बहुत ही निर्दयी, बहुत ही बुरे तरीके से गरीबों के बारे में कहती हैं। जब डॉली फर्श पर पाँव पटक कर कहती है, मम्मा हमको मालिक का बच्चा ला दो, हम उसे प्यार करेंगे, तब मिसेस बग्गा कहती हैं, छी छी, वह तो कितना गंदा बच्चा है। ऐसे गंदे बच्चों के साथ खेलने से छी वाले हो जाते हैं। इनके साथ खेलने से जुएं पड़ जाती हैं। वे कितने गंदे हैं, काले काले, धत, हमारी डॉली कहाँ काली है। आया, डॉली को खेलने के लिए मैनेजर साहब के यहाँ ले जाया करो। वहाँ यह रमन और ज्योति के साथ खेल आया करेगी। इसे शाम को कंपनी बाग ले जाना। इस प्रकार मिसेस बग्गा कई बार उच्चवर्गीय मानसिकता की कुरूपता को खुलकर दिखाती है अपने ക്യാരക്ടർ के द्वारा. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഹിന്ദിയിലെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ യശ്പാൽ എഴുതിയ ആദ്മി കാ ബച്ച എന്ന സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഹൈ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയിലെ ആൾക്കാരുടെ മെൻ്റൽ, അവരുടെ പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ മിസ്റ്റർ ബഗ്ഗായാണ്. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ബഗ്ഗ ഉണ്ട് ഇതിൽ. പിന്നെ അവരുടെ 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, ഡോളി. മിസ്റ്റർ ബഗ്ഗ വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ച് വലിയ ആളായ ആളാണ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയറാണ് ഒരു മില്ലിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പെറ്റുപെരുകി ഈ കീടങ്ങളെ പോലെ
പെറ്റ് പെരുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു കുട്ടിയാണേലും അതിനെ കോൺവെൻറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുക, അതിനെ വിദേശത്ത് അയച്ച് പഠിപ്പിക്കുക, എന്നാലേ അതിൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയാവുന്നതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കുറേ സായിപ്പന്മാരെ കണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്നും അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ എന്തോ വലിയ അറിവ് നേടും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. അതിനെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു കുട്ടി ഡോളി, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. അതെല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെയും അതിനും അതിൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള സമപ്രായ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അതിനറിയില്ല അത് അടുത്തുള്ള കുട്ടികൾ പാവപ്പെട്ടവരാണോ ഇങ്ങനെയാണോ, അതൊന്നും നോക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഈ ഗാർഡനേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ, പിന്നെ ധോബി തുണി കഴുകുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അവിടുത്തെ കൊച്ചുകുട്ടി, അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കളിക്കുന്നത് ഡോളിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് കളിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പം ഡോളിയുടെ അമ്മ മിസ്സസ് ബഗ്ഗ ഭയങ്കര ഹൈഫൈ സ്റ്റൈലിലെ ലേഡിയാണ്. അവർ ഭയങ്കര ഫോർമാലിറ്റീസാണ് വീട്ടിൽ. അതാണ് ഈ സ്റ്റോറി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ ബഗ്ഗ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വരുമ്പം വളരെ ബിസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് മിസ്സസ് ബഗ്ഗ മകളെ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ വിടാറില്ല. പതിവ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ആദ്യം കുട്ടികളാണ് അന്വേഷിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ബഗ്ഗ വളരെ ഫോർമൽ അവരാണ്. വൈകിട്ട് മിസ്റ്റർ ബഗ്ഗയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മകളെ ഒരുക്കി വളരെ സ്റ്റൈലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇവർ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ഒരു ആയനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിന്ദി എന്ന് പേരുള്ള ആയയാണ് ഈ മകളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോളിക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. ഡോളിക്ക് ഈ സ്റ്റൈലിനല്ല. ഡോളിക്ക് തൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിലൂടെ കളിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് മാലിയുടെ വീട്ടിൽ, അവരുടെ ഗാർഡനറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു 4ാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഡോളിക്ക് ആ കുട്ടിയെ മടിയിലെടുക്കണം, അതിനെ താലോലിക്കണം, വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം ഈ മിസ്സസ് ബഗ്ഗ വളരെ നിർദ്ദയമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ്സാണ് പറയുന്നത്. അവർ പാവപ്പെട്ടവരാണ്, കറുത്തവരാണ്. ഈ കളർ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവരെല്ലാം കറുത്തതാണ്, അഴുക്ക പിടിച്ച ആൾക്കാരാണ്, പെരുമാറ്റം അറിയാൻ വയ്യാത്തവരാണ്, അവിടെ പോയാൽ നിൻ്റെ സ്വഭാവം ചീത്തയാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡോളിയെ വഴക്ക് പറയുന്നത്. നീ കോൺവെൻറ്റിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, നീ മാനേജറിൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ കളിക്കുക, ഈ വക കാര്യം, അവരുടെ കൂടെ പോയാൽ നിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഹൈ ക്ലാസ് ആൾക്കാരുടെ, അത് തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് മിസ്റ്റർ ബഗ്ഗ ഈ ഒരു പട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. പട്ടി വളർത്തുന്നതിന് മൃഗങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല, തൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആ കാലത്ത് ഒരു പട്ടിയൊക്കെ, അതും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പട്ടി ഉള്ളത് സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളായിരുന്നു. അപ്പം നല്ല വില കൊടുത്ത് ഈ പട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച് ഇതിന് ഒരു ദിവസം പാലിന് തന്നെ കുറേ രൂപ ചിലവാകുന്നു. ഇതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഈ പട്ടിയുടെ ഈ ബ്രീഡ് കണ്ടിട്ട് വളരെയധികം വളരെ അതിശയത്തോടെ നോക്കണം. ഈ പട്ടിയുടെ പേരും വിചിത്രമാണ്. മകൾക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഡോളി, അപ്പം പട്ടിക്ക് ഡാനി എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ പട്ടി പെൺപട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രസവിക്കുമ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവർ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തട്ടെ, പട്ടിക്കുട്ടികളെ വളർത്താൻ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ മിസ്റ്റർ ബഗ്ഗായും മിസ്സസ് ബഗ്ഗായും കരുതുന്നത് ഇത്രയും ഹൈബ്രിഡുള്ള റെയർ പട്ടി, ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും വളർത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ലാതാവും. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ മെഹത്തറിനോട് പറയാറ്, വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞ് കണ്ണുപോലും തുറക്കാത്ത പട്ടിക്കുട്ടികളെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടങ്ങ് കൊല്ലുക ചെയ്യുന്നത്. പതിവ് പോലെ ഈ പ്രാവശ്യവും ഈ പട്ടിക്കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചു. ഡോളി വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോളി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ ആദ്യമേ ഈ പട്ടിക്കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടും. കാരണം അതിന് ഈ കുട്ടികളോട് കളിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ബഗ്ഗ ഈ പട്ടിക്കുട്ടികളെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കുട്ടി വീട്ടിൽ പാലിന് വേണ്ടി കിടന്ന് കരയുന്ന ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റും, മറുവശത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി പട്ടിയെ വളർത്തി അതിന് പാലും കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർദ്ദയമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനുമാണ് യശ്പാൽ, മാർക്സ്വാദി എഴുത്തുകാരനായ യശ്പാൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ മാലിയുടെ കുട്ടി, ഈ ഗാർഡനറിൻ്റെ 4ാമത്തെ കുട്ടി വിശപ്പ് കാരണം പാല് കിട്ടാതെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പം വളരെ ഹൃദയശൂന്യമായി മിസ്സസ് ബഗ്ഗ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ വലിയൊരു കുഴിയാണ്, എന്തൊരു സൗണ്ടാണ്, എന്തൊരു നാശമാണ്. വളരെ ന്യൂസൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ്സസ് ബഗ്ഗയ്ക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ തോന്നുന്നത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ മാലിയുടെ 4ാമത്തെ കുട്ടി മരിക്കുകയുണ്ടാവും. വളരെ ദയനീയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. വിശപ്പ് കാരണം ഒരു വശത്ത് മരിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ ഈ ഡോളി ആയയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാണോ മരിച്ചത്? കാരണം കുട്ടി കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തവൻ്റെ വീട്ടിൽ വിശപ്പ് കാരണമാണ് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നത്. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന ആയ, ഈ ഡോളിയെ നോക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ബിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജോലിക്കാരിയുണ്ട്. അവരുടെ മകനും ഇതുപോലെ, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും, അവരുടെ മകനും ഇതേപോലെയാണ് മരിച്ചത് വിശപ്പ് കാരണം. ലല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി. അപ്പോൾ ബിന്ദിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും തൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യം. തൻ്റെ മകന് ഇല്ലാത്ത വിശപ്പ് കാരണം മരിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഹൈ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ. അവർ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കണ്ട് അവരെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടി ആദർശങ്ങളെ മറന്ന്, നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരങ്ങളെ മറന്നിട്ട്, കൾച്ചറിനെ മറന്നിട്ട്, ദയ, മായ, മമത ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ഒരു പട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ സ്റ്റൈല് വരൂ എന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള അത് തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ആദ്മി കാ ബച്ച. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് വരാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. नमस्ते, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम हिंदी के यशस्वी कहानीकार भीष्म साहनी जी की कहानी चीफ की दावत पर चर्चा करेंगे। जब भी बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार की बात सुनने को आती है, जब उन्हें अपना ही खून पराया समझकर उन पर अत्याचार करते हैं, तो दो कहानियाँ ऐसी हैं हिंदी साहित्य में जो भुलाए नहीं भूलती। एक तो है प्रेमचंद जी की बूढ़िका की, और दूसरी भीष्म साहनी जी की चीफ की दावत। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भीष्म साहनी जी की चीफ की दावत कहानी पर। चीफ की दावत कहानी की ओर जाने से पहले कहानीकार भीष्म साहनी जी के बारे में कुछ जानना जरूरी है। उनकी जीवन की झांकी, मतलब वो साहित्यकार तो थे ही, साथ ही उन्होंने जो देश विभाजन की जो त्रासित घटना को देखा और भोगा, उसका और उनके जीवन में क्या बदलाव आया, और साहित्यकार बनने से पहले उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किरदार निभाए, इसकी कुछ झांकियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 में रावलपिंडी में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। लाहौर में अंग्रेज़ी में MA किया और पंजाब विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, और विभाजन के ठीक बाद समाचार पत्रों में लिखने का कार्य किया। भारतीय जननाट्य संघ से जा मिले और दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने किरदार निभाया। रशिया में मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के बतौर उन्होंने काम किया, जहां उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी पुस्तकों की हिंदी में रूपांतर किया। नई कहानियां नामक पत्रिका का संपादन किया, और इस प्रकार हम देखेंगे कि भीष्म साहनी जी लगातार निरंतर साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े रहे, और 2003 में उनका निधन हुआ। अगर हम भीष्म साहनी जी की साहित्यिक रचनाओं की ओर जाएं, तो हम पाएंगे कि भीष्म साहनी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। उन्होंने करीब 8 उपन्यास, 6 नाटक और 9 कहानी संग्रह प्रकाशित किए। लेकिन जिस रचना ने उन्हें प्रशस्ति के शिखर पर खड़ा किया, वो था उनका उपन्यास तमस। तमस एक ऐसी रचना है जो भारत विभाजन पर आधारित है, जो सत्य घटना पर आधारित है, जिसके स्वयं भीष्म साहनी जी ने भोगा, अनुभव किया। टूटता परिवार और छूटता परिवेश, इस सब के बीच मानव कैसे मानसिक और शारीरिक रूप से जकड़ गया, इसका सत्य उदाहरण
तमस में मिलता है। और भारत सरकार ने 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भीष्म साहनी जी को नवाजा। तमस उनकी एक ऐसी रचना है जिसने उन्हें प्रशस्ति के शिखर पर खड़ा किया। तमस भारत पाकिस्तान देश विभाजन पर आधारित सत्य घटना पर आधारित उपन्यास है और तमस के कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। गोविंद निहालनी ने इसे टेलीविज़न फिल्म के रूप में रूपांतर किया और 1975 में भारत सरकार ने तमस के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा। अब बात हो रही है साहित्य अकादमी अवार्ड की, तो हम एक बात कहना चाहेंगे, ये भारत में श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के लिए दिया जाने वाला, प्रतिवर्ष दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है, स्पॉन्सर्ड बाय साहित्य अकादमी भारत का। 1954 से इस प्रकार भारत के सभी प्रमुख भाषाओं के रचनाकारों को ये अवार्ड दिया जाता है और सम्मान के रूप में एक मेमेंटो दिया जाता है और जो आप देख रहे हैं, और 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। ये जो मोमेंटो आप देख रहे हैं, ये हिंदी के यशस्वी फिल्म मेकर सत्यजीत रे जी ने इसका डिज़ाइन किया है। पहले ये मार्बल में किया जाता था, लेकिन वो बहुत भारी होने के कारण बाद में इसे इस प्रकार मेटल में दिया जाता है। भारत सरकार ने भीष्म साहनी जी को पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किया और 2017 में उनके सम्मान हेतु भारतीय पोस्टल स्टैम्प भी भीष्म साहनी जी के नाम में निकाला गया। 2017 में भारत सरकार ने भीष्म साहनी के सम्मान में पोस्टल स्टैम्प निकाला। अब आते हैं चीफ की दावत कहानी की ओर। कहानी का केंद्रीय किरदार निभाते हैं मिस्टर श्यामनाथ। इसका मेन कैरेक्टर मिस्टर श्यामनाथ है। वो एक मध्यवर्गीय समाज में रहता है, मध्यवर्गीय परिवार का है, जो नौकरी में लगा हुआ है और नौकरी में तरक्की चाहता है। बहुत ही महत्वाकांक्षी है। वो चाहता है कि वो और तरक्की करे और इसलिए वो चापलूसी करना चाहता है अपनी बॉस का, अपनी अमेरिकन बॉस को, उसकी पत्नी को और अन्य देसी अफसरों को अपने घर एक दावत के लिए बुलाता है। दावत मतलब पार्टी। और दावत का उद्देश्य ये है कि बॉस उससे खुश हो जाए और उसे नौकरी में तरक्की मिले। इतना महत्वाकांक्षी है श्यामनाथ कि वो भूल जाता है कि जिस माँ ने उसे प्यार और ममता से बड़ा किया, जिस माँ ने अपने जेवर बेचकर उसे पढ़ाया लिखाया, उस माँ के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, उसकी क्या भावना होनी चाहिए, ये भूल जाता है श्यामनाथ। और उसने अपने घर में पार्टी रखी और पार्टी में वो पूरा बंदोबस्त ऐसा करता है कि घर एकदम अच्छी तरह से सज जाए। मतलब मेहमान इम्प्रेस होने के लिए वो चाहता है कि टेबल क्लॉथ किस प्रकार का बिछा जाए, पर्दे कैसे हों, पत्नी कौन सा ड्रेस पहने, ये सब श्यामनाथ ही डिसाइड करते हैं। लेकिन शाम होते होते श्यामनाथ के सामने ये अड़चन महसूस होता है कि ये जो फालतू चीज़ें हैं उन्हें कैसे छुपाया जाए। ये घर में, हर एक घर में होता है फालतू चीज़ें, और मेहमानों की नज़र से बचाने के लिए उसे या तो खटिए के नीचे या फिर कहीं कबोर्ड के अंदर हम छुपा देते हैं फालतू चीज़ों को। और ऐसे में उनके सामने एक बहुत बड़ी फालतू चीज़, एक अड़चन बनकर खड़ी हो गई। वो थी उनकी बूढ़ी माँ। ये बूढ़ी माँ जो अब ग्लैमरस नहीं है, जो गंवार है, जो विदेशी अफसरों के सामने बात करने का तौर तरीका, मैनरिज्म नहीं जानती है। देखिए, ये कहानी 1950s में प्रकाशित हुई, मतलब इंडिपेंडेंस के ठीक बाद, थोड़े सालों बाद। उन दिनों भी ऐसी मानसिकता आदमी के अंदर था। ये भीष्म साहनी जी की ये कहानी जाहिर करती है कि पढ़ लिख कर आदमी कुछ बन जाता है तो अपना जड़ों को भूल जाता है, कैसे वो इस तरह यहाँ पहुँचा। और ये श्यामनाथ के मन में
ये माँ एक बहुत बड़ी अड़चन बन जाती है। अब देखते हैं बूढ़ी माँ की अवस्था क्या है। इस कहानी की एक दूसरी प्रमुख किरदार निभाती है बूढ़ी माँ। अपनी बूढ़ी माँ का उकड़ू बैठना श्यामनाथ को बहुत खलता था। उसे सख्त परहेज था माँ का इस तरह उकड़ू बैठना, कुर्सी पर दोनों पाँव को उठाकर बैठना। और फिर माँ जो खड़ाऊ का उपयोग करती थी वो भी उससे भी उसे सख्त नफरत था। उससे जो आवाज़ निकलती थी, खड़ाऊ देखिए आजकल कितने अलग अलग फैशन में उपलब्ध हैं। ये आजकल इतना स्टाइलिश हो गया है। वो कहता है मैं आपका खड़ाऊ एक दिन उठाकर फेंक दूंगा। तो हमने देखा कैसे बूढ़ी माँ का उकड़ू बैठना, उनका खर्राटे लेना और उनका ग्लैमरस न होना, उनका अपनी सहेली के घर जाना। जो एक सहेली है उनकी, वो पड़ोस में ही रहती हैं, वो खुद विधवा है। तो देखिए बुजुर्गों के मन में ये बहुत बड़ी चाह होती है कि अपने हम उम्र के लोगों से वो मिल सकें, कुछ बात कर सकें, तभी उन्हें थोड़ी मानसिक उल्लास मिलता है। और श्यामनाथ इतना स्वार्थी है कि वो इतना हृदय शून्य है वो, कि उसने ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि किसी भी हालत में वो पड़ोस वाली जो विधवा है, उनकी माँ की जो मित्र है, वो यहाँ ना आ सके और ना यहाँ से बूढ़ी माँ वहाँ जा सके। देखिए उन दिनों आज के जैसे व्हाट्सएप और फ़ोन कुछ भी नहीं था, और थोड़ा सा मानसिक उल्लास यदि माँ को मिलता था तो उस बूढ़ी विधवा से बात करके, लेकिन श्यामनाथ ने उसका भी पूरा रास्ता बंद कर दिया था। और पार्टी होती है और पार्टी में ड्रिंक्स सर्व किया जाता है। बड़ी कामयाब पार्टी थी, सभी बड़े खुश थे, बॉस की पत्नी खुश थी। और श्यामनाथ ने अपनी माँ को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि जब गेस्ट आएंगे तो आपको यहाँ बैठना है, आपको उकड़ू नहीं बैठना है, खर्राटे नहीं लेना है, सोना नहीं है। और जब गेस्ट वहाँ से इस तरफ खाने के लिए आएंगे तो आपको यहाँ से गुजर कर, बस ऐसा बंदोबस्त उसने कर रखा था कि माँ अपने गेस्ट के सामने प्रकट ही ना हो। हमारे भारतीय संस्कार में जब भी हमारे घर में जब अपने फ्रेंड्स आते हैं, तो अगर हमारे बुजुर्ग माता पिता घर में हो तो सबसे पहले हम उनसे मिलवाते हैं, ये हमारी रीति रिवाज है। लेकिन श्यामनाथ ये भूल जाता है कि माँ का सम्मान देना, माँ को सम्मान देना ईश्वर को मानने लायक है, ये वो भूल जाता है। और वो माँ को ऐसे हिदायतें देता है कि माँ अपने मित्रों के सामने प्रकट ही ना हो। लेकिन होता यह है कि पार्टी चलती है और माँ बेचारी अपनी बुढ़ापे के कारण ये पूरे नियम भूल जाती है और वो वहीं कुर्सी पर बैठी एकदम सो जाती है, खर्राटे लगाती है। और इस खर्राटे लगाते हुए समय में गेस्ट उस तरफ से आते हैं और सभी उस माँ को देखकर हंस पड़ती है। माँ बेचारी घबरा जाती है और श्यामनाथ को इतना गुस्सा आता है। कहानी में ऐसा लिखा गया है, कहानी के डायलॉग्स भी बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं। श्यामनाथ मन में सोचता है कि उसे मन करता है कि अपनी माँ को लेकर पटक दें उसकी कोठरी में, उसे इतना गुस्सा आता है। लेकिन वो जाहिर भी नहीं कर सकता गुस्सा, पॉलिश्ड दिखाना जो पड़ता है अपने मित्रों के सामने। लेकिन होता ये है कि ये जो बॉस है वो अमेरिकन है, वो विदेशी है, लेकिन वो संस्कारों को श्यामनाथ से ज़्यादा मानता है और उसे श्यामनाथ की माँ की सादगी पर बहुत दया आती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि ग्रामीण लोगों को वो बहुत चाहता है, उनकी सादगी के प्रति वो बहुत आकर्षित है। और वो माँ से हाथ मिलाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है। और माँ बेचारी, उसमें कहते हैं माँ ने पहले ही कह रखा था कि मुझे तो विदेशियों को देखकर ही डर लगता है, गोरों को देखकर ही डर लगता है। लेकिन फिर वही माँ को श्यामनाथ कंपेल करता है कि विदेशी बॉस को खुश करने के लिए कोई लोकगीत सुनाए। लेकिन नींद में अचानक खड़बड़ा कर उठकर माँ को श्यामनाथ मजबूर करता है कि वो एक लोकगीत गाए। बेचारी माँ मजबूर होकर, क्योंकि बेटा दूसरी तरफ से घूर रहा है, माँ लोकगीत गाती है।
और बातों ही बातों में बॉस पूछते हैं कि पंजाबी घरानों में औरतें क्या बनाती हैं, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो अचानक बात फुलकारी पर आ जाती है। फुलकारी पर बात आती है तो श्यामनाथ कहते हैं देखो माँ फुलकारी बनाती हैं, कोई पुरानी फुलकारी हो तो दिखाओ, नहीं तो मैं आपको दुकान से नई फुलकारी लाऊंगा, गिफ्ट दूंगा। श्यामनाथ बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन बॉस कहते हैं कि मुझे फुलकारी बनाने का वो जो प्रक्रिया है वो देखना है। और बात इस प्रकार घूम फिर कर आ जाती है कि माँ को मजबूर होना पड़ता है कि माँ फुलकारी बनाकर दिखाएं, बॉस देखना चाहते हैं। फुलकारी देखो, आजकल फुलकारी के बहुत डिज़ाइंस हैं। मैं दिखा आजकल टीचिंग लर्निंग में यही एक फ़ायदा है कि आप फुलकारी दिखा सकते हैं। फिर माँ जो खड़ाऊ पहनती हैं, माँ का खड़ाऊ पहनना भी श्यामनाथ के लिए बहुत गुस्से का काम। ये दोनों अभी देखेंगे। देखिए फुलकारी और खड़ाऊ क्या है, हम देखते हैं। फुलकारी एक स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी है जो पंजाबी ट्रेडिशन से जुड़ी है। फुलकारी का मतलब है फ्लावर वर्क, फूलों का डिज़ाइन। लेकिन बाद में केवल फूलों का डिज़ाइन ही नहीं इस्तेमाल किया गया, और भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जो अन्य डिज़ाइंस हैं, उसका भी उपयोग फुलकारी में किया गया। एक तरह से एक फोक आर्ट था। सामूहिक रूप से स्त्रियां पंजाबी घरानों में एक साथ बैठकर फुलकारी का डिज़ाइन करती थी। इसका आगमन भारत में इस बात में भी तर्क है। कोई कहता है ईरान से आया है, जहाँ इसे गुलकारी कहा जाता है। तो कोई कहता है 15th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से जो जाट, जो पंजाब, हरियाणा और गुजरात में आकर सेटल हुए माइग्रेट करके, उनके द्वारा ये यहाँ पहुँचा है। लेकिन जो भी हो, ये बहुत ही प्यारा, कलरफुल, ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी है जो पंजाबी घरानों से जुड़ी है। पहले तो इसे ओढ़नी, शॉल वगैरह, चुनरी वगैरह में ही किया जाता था, लेकिन बाद में साड़ी, बैग और फिर पंखों में, छतरियों में, यहाँ तक कि जूतों में भी फुलकारी की इतने ब्यूटीफुल डिज़ाइंस किया जाता है, देखने लायक है। फुलकारी के भी अलग ओकेशंस के लिए अलग अलग स्टाइल्स हैं। जैसे सफ़ेद कपड़े में अक्सर जो किया जाता है, विधवा एवं बुजुर्ग स्त्रियां पहनती हैं, उसे थिरमा कहते हैं। और फिर मंदिर में चढ़ाने के लिए जब कोई किसी की मुराद पूरी होती है तो उसे दर्शन द्वार कहा जाता है। फिर मीनाकारी है जो गोल्ड और वाइट कलर्ड धागों से बना होता है। फिर पंचरंगा जो 5 रंगों से, सतरंगा 7 रंगों से। इस प्रकार फुलकारी की कई वैरायटीज़ हैं, कई ओकेशंस में। ये इतना है जानना बस ज़रूरी है कि फुलकारी एक फ्लोरल अरेंजमेंट है, जो एम्ब्रॉयडरी है, जो उल्टे कपड़े के उल्टे दिशा से उसे किया जाता है। डांस स्टिचिंग है इसमें, और ये जितनी भी साधारण एक कपड़े को एकदम ब्यूटीफुल बना देती है। और इतना जानना काफ़ी है फुलकारी के बारे में। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्यामनाथ का बॉस बहुत खुश होकर पार्टी से जाता है, वापस जाता है, और श्यामनाथ बड़ी खुशी से अपनी माँ को गले लगाता है। और माँ बेचारी सहमी बैठी है अपनी कोठरी में कि कहीं उससे कुछ गलती हो गई, उसने खर्राटे लगाए, उसने अपने बेटे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पूरा पालन नहीं किया। वो एकदम डर सहम कर बैठती है और वो मन में ये निर्णय लेती है कि वो अपने बेटे से कहेगी कि उसे हरिद्वार भेज दे, क्योंकि उसने जो जीवन जीना है जी लिया। वो अब अपने आखिरी दम तक अपने ईश्वर के साथ बिताना चाहती है। लेकिन श्यामनाथ इस बात को सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसे पश्चाताप होता है, उसने अपने माँ के प्रति जो व्यवहार किया, उसे अपनी माँ के प्रति किए गए व्यवहार पर कोई पश्चाताप नहीं है। उसे मन में ये लगा रहता है कि अगर माँ चली गई तो फुलकारी कौन बनाएगा, और वो माँ को फिर मजबूर करता है कि वो फुलकारी बनाए और हरिद्वार ना जाए। और बेचारी माँ अपनी ममता के सामने, माएँ होती ही ऐसी हैं, अपनों द्वारा कितना भी तिरस्कार किया जाने पर भी वो बेचारी जब सुनती है कि अपने फुलकारी बनाने से उसके बेटे की तरक्की होगी तो वो मान जाती है,
हालांकि उसकी नज़रें कमज़ोर हैं, वो कहती हैं कि मेरी आंखें अब फुलकारी बनाने लायक नहीं हैं, फिर भी वो मान जाती है अपने बेटे के लिए। तो ये कहानी है श्यामनाथ की कहानी, जो मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन को दिखाती है। तो यही है भीष्म साहनी जी की प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत. അപ്പോൾ ഭീഷ്മസാനി ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. 1915 ജനിച്ചു, 2003 അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം 8 നോവൽ, 6 നാടകങ്ങൾ, 9 സ്റ്റോറി കളക്ഷൻസ് ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവൽ തമസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആക്കിയത്. തമസ് ഇന്ത്യ പാർട്ടീഷൻ, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ, ആ ഒരു പാർട്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു നോവലാണ് തമസ്. ഇപ്പം തമസിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാർ 1975 കിട്ടിയത്. 2017 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി ചീഫ് കി ദാവത്ത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മനുഷ്യരുടെ സ്വാർത്ഥത, എങ്ങനെ ജോലിയിൽ വലിയ ഉന്നതി നേടണം, പദവി നേടണം, അതിന് സ്വന്തം വന്ന വഴി മറക്കുന്ന മിഡിൽ ക്ലാസ് വ്യക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ് മിസ്റ്റർ ശ്യാംനാഥ്. അയാൾ വീട്ടിലൊരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ആ പാർട്ടിയിൽ അമേരിക്കൻ ബോസിനെ വിളിക്കുന്നതും ആ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വീട് ഒരുക്കുമ്പം സകല വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒതുക്കി വെക്കുമ്പം അവസാനം ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ ഒതുക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ പ്രായമായ അമ്മ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വേസ്റ്റായിട്ട് ശ്യാംനാഥിന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുമ്പോൾ ഈ അമ്മ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടരുത്. അമ്മ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആണ്, എഴുത്തും വായന അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ അമ്മ കാണാൻ ഗ്ലാമറസ് അല്ല. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്കിൽ ഈ അമ്മ തൻ്റെ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും വിറ്റിട്ടാണ് ഈ മകനെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് 1950s എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. നോക്കൂ, അന്നും മനുഷ്യരിങ്ങനെ സ്വാർത്ഥത ഇന്ത്യയിൽ ഫാമിലീസ് കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നും അത് പലയിടത്തും നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന മകൻ, മരുമകൾ, അവർ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു പാഴ് വസ്തുവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ചീഫ് കി ദാവത്ത് കഹാനി. പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ അമ്മ അവസാനം ഈ മകൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഫുൽക്കാരി നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ, ഫുൽക്കാരി ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവാണെങ്കിലും, ഫുൽക്കാരി ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ള കാഴ്ച അവശേഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവർ മകന് വേണ്ടി അത് സമ്മതിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ സുഹൃത്ത്, തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഇതേപോലത്തെ സ്ത്രീ, വിധവയായ സ്ത്രീ, ഇവിടെ അവരോട് മിണ്ടാനുള്ള സൗകര്യം പോലും ഈ മകൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പം മിഡിൽ ക്ലാസ് വ്യക്തി ഹൈ ക്ലാസ് ആവാനുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്പാടിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹൈ പൊസിഷനിലെത്തണം, അതിന് തൻ്റെ വന്ന വഴി മറക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ മിസ്റ്റർ ശ്യാംനാഥ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു സമ്മപ്പ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവേത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. हेलो एंड वेलकम बैक. आज हम आए हैं एक ऐसी कहानी को लेकर जो हमारे समाज के एक ऐसे मुद्दे को हमारे सामने रखती है जिसे हम देख कर भी अनदेखा करते आ रहे हैं. ये उन स्ट्रीट चिल्ड्रन की कहानी है जिन्होंने वेश्याओं के कोख में जन्म लिया और इस कारण उनका घिनौना भूतकाल उनके भविष्य को भी खराब करता रहता है. अगर कोई बच्चा किसी वेश्यालय में जन्म लेता है, उसके साथ कच्ची उम्र में ही बलात्कार होता है, और अगर किसी कारणवश उसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, उसे कोई शेल्टर होम में उसके भविष्य को ध्यान में रखकर डाल भी देता है, तो वहाँ क्या होता है, इस पर मधु कांकरिया जी हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं. इन शेल्टर होम में हर एक बच्चा बच्ची का केस हिस्ट्री लिखा जाता है और इस केस हिस्ट्री को फाइलों में दर्ज कर दिया जाता है. तो इस केस हिस्ट्री के द्वारा उस घिनौना भूतकाल कि अमुक बच्ची का कच्ची उम्र में कई बार बलात्कार हुआ है, ये एक बार जब दर्ज हो जाता है तो वो किस प्रकार से मानसिक रूप से इन बच्चों को तोड़ देता है, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या प्रतिक्रिया इन बच्चों के मन में होती है,
इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है मधु कांकरिया जी ने अपनी कहानी फाइल के द्वारा। वेश्याओं की जो समस्या है चिरंतन काल से हमारे समाज में मौजूद है। कभी इसे कहा गया कि ये सभ्यता की एक ज़रूरत है, मांग है, सभ्यता के लिए ये बहुत ज़रूरी है वेश्याओं का होना। कभी कहा गया ये समाज के लिए कलंक है, तो कभी इन्हें साधारण कर्मचारी की तरह सेक्स वर्कर्स के रूप में उस दर्जे पर उठाया गया कि जैसे लोग और बिजनेस करते हैं उसी प्रकार शरीर बेचना भी उनका एक पेशा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा समाज एक साथ कटिबद्ध होकर पूरी शक्ति लगाकर इस वेश्या समस्या का उन्मूलन करे। ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हुआ। हमने सती प्रथा का उन्मूलन किया, हमने चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया, लेकिन वेश्याओं की समस्या जैसी की तैसी रही है, अब भी चल रही है। तो उस सोनागाची की ओर, सोनागाची कलकत्ता की एक रेड लाइट एरिया है। सोनागाची का अर्थ है गोल्डन ट्री, सोने का पेड़, और सोनागाची एशिया का ही सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है जहां स्त्रियों का जिस्म बेचा जाता है। उस सोनागाची की ओर हमारा ध्यान, उनके बच्चों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है मधु कांकरिया जी ने अपनी कहानी फाइल के द्वारा। मधु कांकरिया जी के लेखन के बारे में देखें तो वैरायटी के मुद्दों पर लिखती हैं। कभी उन्होंने ड्रग एडिक्ट्स के बारे में लिखा, उनका उपन्यास आप पढ़िए पत्ताखोर, उसमें ड्रग एडिक्ट्स की समस्याओं पर उन्होंने लिखा है। कभी नक्सलाइट्स के इश्यूज़ पर लिखा। उनका सेज पर संस्कृत उपन्यास काफ़ी चर्चित है, जो नारी समस्या और जैन धर्म से संबंधित जो ढकोसले हैं उसका पर्दाफाश उन्होंने किया है। और उनका सलाम आखिरी उपन्यास वेश्याओं की समस्या से संबंधित है, जो सोनागाची, कलकत्ता के सोनागाची रेड लाइट एरिया से जुड़ी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मधु कांकरिया जी वैरायटी के मुद्दों पर लिखती हैं और उनका कहना है कि ये सभी इश्यूज उन्होंने ठीक अपनी तरफ से जांच कर महसूस किया, वहाँ रहकर इस प्रकार डायरेक्ट जानकारी के आधार पर ही उन्होंने ये कहानियाँ और उपन्यास लिखे। तो फाइल कहानी की ओर जाने से पहले देखते हैं एक झलक मधु कांकरिया जी की साहित्यिक लेखन की। कलकत्ता में जन्मी मधु कांकरिया जी ने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया और हिंदी साहित्य को अपनी लेखन से समृद्ध किया। कहानियाँ तो लिखे ही, साथ ही काफ़ी चर्चित उपन्यास लिखे जो अपने आप में विषय चयन की दृष्टि से विविधता लिए हुए है। उनके कहानी संग्रहों की बात करें तो बीतते हुए और अंत में यीशु, चिड़िया ऐसे मरती है आदि उनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और उपन्यासों में इतनी विविधता लिए हुए हैं, जैसे सूखता चिनार उन्होंने कश्मीर इश्यू पर लिखा है, खास करके एक फ़ौजी की ज़िंदगी कश्मीर में क्या मायने रखती है, इस पर लिखा है सूखते चिनार। फिर ड्रग एडिक्शन पर केंद्रित उनका पत्ताखोर, कैसे किशोर युवा अपनी कच्ची उम्र में ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते उसके चंगुल से। पत्ताखोर उनका ड्रग एडिक्शन से संबंधित उपन्यास है। फिर सेज पर संस्कृत काफ़ी चर्चित है, जो नारी विषय से लेकर है, जिसमें धर्म, जैन धर्म की जो विडंबनाएं हैं, जो खोखलापन है, उसे उजागर किया है। और सलाम आखिरी उनका वेश्याओं पर लिखा उपन्यास है जो सोनागाची से जुड़ी है। वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए ये उपन्यास शायद पूरा ना हो, लेकिन फिर भी हमारा जो एटीट्यूड है वेश्यावृत्ति के प्रति, उसकी भयानक परिदृश्य है, उसे समझाने में ये उपन्यास काफ़ी सफल हुआ है। और यात्रा वृत्तांत लिखे हैं बादलों में बारूद। साहित्य के कई पुरस्कारों से मधु जी नवाजी गई। उनमें प्रमुख हैं कथाक्रम सम्मान, हेमचंद्र साहित्य सम्मान, प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान,
इस प्रकार और भी कई साहित्य सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। आजकल लेखिका मुंबई में रहती है और लेखन के क्षेत्र में कर्मरत है। ये फाइल कहानी को पढ़ते वक्त मेरे मन में उत्सुकता जगी कि ये सोनागाची के बारे में गूगल सर्च करें, और सोनागाची के बारे में जब सर्च किया तब पता चला ये इसका मीनिंग है सोने का पेड़, गोल्डन ट्री, और ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है जहाँ औरतों का जिस्म बेचा जाता है, मतलब लीगली बेचा जा रहा है। और ये पिक्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं गूगल सर्च से। तो ये देखिए सोनागाची की जो डिटेल्स हैं। कितनी शर्म की बात है कि 21st सेंचुरी में हमारे देश में इस प्रकार की रेड लाइट एरियाज़ हैं, जैसे सोनागाची, कामातीपुरा, ऐसे कई रेड लाइट एरियाज़ हैं जिसमें औरतें अपना जिस्म बेचती हैं महज एक पेशे की तरह, बिना कोई भेद लाज लज्जा के। समाज में वेश्या की मौजूदगी एक ऐसा चिरंतन सवाल है जिससे हर समाज हर युग में अपने अपने ढंग से जूझता रहा है। वेश्या को कभी लोगों ने सभ्यता की ज़रूरत बताया, कभी कलंक बताया, कभी परिवार की किलेबंदी का बाई प्रोडक्ट कहा, और कभी सभ्य सफ़ेदपोश दुनिया का गटर जो उनकी काम कल्पनाओं और कुंठाओं के कीचड़ को दूर अंधेरे में ले जाकर डंप कर देता है। इधर वेश्याओं को एक सामान्य कर्मचारी का दर्जा दिलाए जाने की कवायद भी शुरू हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ कटिबद्ध होकर इस व्यवसाय को खत्म कर दे। ऐसा कभी नहीं हुआ। कहानी में सिनी आशा नामक एक फाउंडेशन है जो चैरिटेबल सोसाइटी के लिए, इन बच्चों के लिए, इन स्ट्रीट चिल्ड्रन के भविष्य को देखकर शुरू किया गया था। वो एक वहाँ ये कहानी घटती है, उससे संबंधित है। तो ये सिनी आशा के बारे में भी मैंने सर्च किया गूगल में। तो सिनी आशा ऐसा एक फाउंडेशन है कलकत्ता में जो कई बच्चों को जो प्लेटफॉर्म में, झुग्गी झोपड़ियों में या फिर इस प्रकार वैश्यालयों में पड़े हैं, उनको यहाँ आश्रय देते हैं। तो इसे आयरलैंड वासी ने इसका शुरुआत किया था। कहानी में ऐसे कहा गया है कि ये आयरलैंड से एक विदेशी आया था भारत में आत्मा परमात्मा की खोज में। भारत में स्पिरिचुअलिटी, वेदों की जानकारी, उपनिषदों की जानकारी के लिए एक विदेशी आयरलैंड से आया। लेकिन यहाँ आकर उसने जब देखा कि इन बच्चों की किशोर अवस्था में ही रोते बिलखते बच्चों को जब उन्होंने देखा, जो कच्ची उम्र में ही बलात्कार का शिकार हो रही हैं, जो कच्चे उम्र में ही नशे ले रहे हैं, तो उन्होंने इस सिनी आशा फाउंडेशन की नींव रखी। और इस सिलसिले में मधु कांकरिया जी हिंदू धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग्य करना नहीं भूलती। उनके ही वाक्यों में सुनिए। क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा भारत में किए गए इस प्रकार की जो शेल्टर होम खोलने की बात या फिर अस्पताल खोलने वगैरह की जो बात है, उस पर जब टिप्पणी हुई तो फिर श्यामली कहती है कि उनको फंड मिल जाता है विदेशों से, तभी ये सब कर रहे हैं। तब तृप्ति दी उसे काटती हुई बोलती है कि ईसाइयों ने धर्म को जीवन और रोटी से सीधा जोड़कर उसे फुटपाथों और झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचाया, जबकि हिंदू धर्म की ऊंची उड़ानें भरने में लगी हुई थी। हमने अपने परिष्कृत रूप में यहाँ धर्म की शुरुआत अंतरयात्रा से होती हुई अंतःकरण की शुद्धता और परम तत्व की प्राप्ति पर खत्म कर दी। तभी तृप्ति दी कहती हैं कि उस आयरलैंड वासी के हृदय में कितनी मानवीय और महीन बात आई
कि जिन किशोरियों को हम भविष्य नहीं दे सकते, कम से कम रात भर के लिए नाइट शेल्टर की व्यवस्था कर उन्हें भविष्य के लिए बचा कर तो रख सकते हैं। श्यामली जब पहले पहल सिनी आशा में पहुंचती है तो उसके मन में कौतूहल जगता है कि इसका फाउंडर कोई बंगाली होगा। तब तृप्ति दी कहती है कि कोई बंगाली बाबू की देन नहीं है, ये एक आयरलैंड वासी की देन है। उनके ही शब्दों में, अब देखो यह तो है हाल, आया तो था यहाँ तफरीफ करने, आत्मा परमात्मा, जन्म पूर्व जन्म, मंदिरों और विभिन्न आस्थाओं वाले इस देश को जानने बूझने, पर मन रमा यहाँ की काला हांडी में। कहते हैं कि धूल में रेंगते रिश्ते, फुटपाथों पर रोते कलपते बच्चों, नशे एवं कुटेवों के शिकार किशोरों और लाल बत्ती इलाकों की जगमगाई किशोरियों को देख वह विचलित हो उठा और उसने इस संस्था की नींव डाली और जाते जाते कह गया, जिस परम तत्व और परमात्मा की खोज में मैं आया था उसके मर्म को पा लिया। तो सिनी आशा में वॉलंटियरली काम करने वाली एक तृप्ति भी इस कहानी की एक अहम पात्र है। वो इन बच्चों के देखभाल की उनका जिम्मा इन बच्चों को ठीक परवरिश और शेल्टर होम में पहुंचाना है। और तृप्ति दी के द्वारा हम पाते हैं कि कई बच्चों को स्ट्रीट से उठाकर इन शेल्टर होम में आश्रय दिया जाता है। और वहाँ एक ऐसी प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड है पिंकी, और पिंकी के जरिए लेखिका ये दिखाती है कि पिंकी कैसे एक वेश्या के कोख में जन्म लिया। पिंकी ने 11-12 साल की अवस्था में ही कई बार उसका बलात्कार हुआ उसकी माँ के ग्राहकों के द्वारा ही, और इसी कारण उसे माँ के नाम से ही चिढ़ है। वो अपनी माँ का नाम तक नहीं लेना चाहती और वो ये भी नहीं चाहती कोई इसका माँ का जिक्र करे। वो सिनी आशा में रहती है, देखने में औरों से अलग है, दूसरे जो बच्चे हैं उनसे अलग है। ऐसा लगता है मानो ये किसी और सौरमंडल की नक्षत्र हो। नृत्य और संगीत उसके लहू में भरा था और वो हर रोज़ नृत्य करती थी और उसका नृत्य इतना मोहक था कि सिनी आशा के सभी निवासी उससे आकृष्ट होते थे। वो सभी के मन में सौंदर्य और यौवन का स्वप्न जगाती थी। लेकिन यही पिंकी एक ज़माने में जब पहल शेल्टर होम में आई थी तो उसका भाषा शैली, मतलब वो गाली देती थी हमेशा, उसका ड्रेसिंग स्टाइल सब अलग था। उसे सुधार कर इस हद तक पहुंचाया गया। लेकिन अब भी अगर उसकी माँ के बारे में कोई जिक्र करे तो वो एकदम मानसिक रूप से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो जंगली बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती है और कई बार मारपीट भी हो चुका है इसी सिलसिले में। तो इस पिंकी की कहानी को, इस पिंकी के किरदार को बीच में रखकर, केंद्रीय पात्र के रूप में रखकर मधु कांकरिया जी ने अपना फाइल कहानी आगे बढ़ाया है। देखते हैं एक नज़र पिंकी की ओर। पिंकी फाइल कहानी की एक प्रमुख पात्र है जिसके फाइल के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। वो नृत्य और संगीत पसंद करने वाली एक किशोरी थी। उसके रगों में नृत्य और संगीत भरा था। दिन में एक बार वह नृत्य अवश्य करती थी और पूरा वेलफेयर होम उसकी रुनझुन की मादक जंकार से गूंज उठता था। उस वेलफेयर होम में अर्थात सिनी आशा में अधिकतर फुटपाती बच्चे थे जिनके बीच पिंकी किसी दूसरे सौरमंडल की नक्षत्र सी अलग सी झिलमिलाती थी। वह जिधर से भी गुजरती उसकी ओर दिलचस्प आँखें उठ जाती। वह सभी के हृदय में यौवन और सौंदर्य का स्वप्न जगाती। बस एक ही प्रॉब्लम था, उसका अतीत, उसका पास्ट। वो सोनागाछी की एक वैश्या की कोख से जन्मी थी और कच्ची उम्र में
कई बार उसका बलात्कार हुआ था और यही कारण वो अपना पास्ट जाहिर करना नहीं चाहती थी और इसी कारण उसका केस हिस्ट्री तैयार नहीं हुआ था और उसका फाइल अधूरा रह गया था। जैसे ही उसकी वैश्या माँ का कोई जिक्र करता है तो फिर वो एकदम मानसिक रूप से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो एकदम वायलेंट हो जाती है, जंगली बिल्ली की तरह मारने काटने को तैयार हो जाती है। उसे उसका पास्ट उसे हॉन्ट करता है, उसका पास्ट उसे दिक्कत देता है और वो उस फाइल से सख्त नफरत करती है जिसमें उसका पास्ट दर्ज है। ऐसा नहीं होता कि हर एक बच्चा बच्ची जो इस शेल्टर होम में आता है खुश रहता है, मतलब कि खाना वगैरह पाकर रहने के लिए अकोमोडेशन मिल जाता है तो वे खुश होते हैं। इन बच्चों की स्थिति क्या है कि अक्सर देखा जाता है कि ये जब अपने घर में थे तो आराम की ज़िंदगी, स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीते, मतलब उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था और वे आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो नशेबाजी में लग जाते हैं, पूरा फ्रीडम उनके पास होता है और एक बार जब उन्हें हॉस्टल में डाल दी जाती है तो वे एडजस्ट करने में उनको मुश्किल होता है। हम यहाँ पर भी देखते हैं, हमारे आसपास भी जब ट्राइबल हॉस्टल्स होते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए पूरा फूड, उनका एकोमोडेशन, उनकी स्टडीज़ सभी के लिए उन्हें यहाँ ले आते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो आदिवासी बच्चे हैं वो जंगलों में खुले विचार से घूमने का उनका जो तरीका है वो अचानक से हॉस्टल में वार्डन की झिक और हॉस्टल के रूल्स उन्हें रास नहीं आते। और ठीक इसी प्रकार सिनी आशा में भी एक ऐसा इश्यू को उठाया है। जुनिया और मंगला दो बहनें हैं छोटी छोटी, वो उनके माता पिता छोटी मोटी नौकरी के लिए सुबह निकल जाते थे तो घर में अकेले होने के कारण दो लड़कियां हैं तो उनकी सुरक्षा हेतु उन्हें भी इस प्रकार एक हॉस्टल में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ उनको वार्डन की झिक और ये मारपीट ये सब रास नहीं है और वे भाग गए वहाँ से, घर जाने के लक्ष्य से हॉस्टल से भाग निकले। ऐसे कई बार होता है क्योंकि उनको इस प्रकार के माहौल में एडजस्ट करने में मुश्किल होता है, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने बचपन से ही अनुशासन न सीखा हो, आराम से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग उन्होंने किया हो, उनको अचानक से रूल्स रेगुलेशंस वगैरह का पालन करना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये भी एक समस्या के रूप में मधु कांकरिया जी ने उठाया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं उनका भी बहुत ही मुश्किल काम है। ये जुनिया और मालती के कारण वहाँ के एक स्टाफ को उसकी जान को भी खतरा हुआ, मतलब ये दोनों लड़कियाँ वहाँ से भाग गई और उन्हें वापस जब रेलवे स्टेशन में जाके रोने लगी भीड़ भाड़ को देखकर, तो पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया और तब सिनी आशा की एक लेडी स्टाफ इन्हें लेने के लिए वहाँ पहुँची और वापस ट्रेन में जब ला रहे थे इन बच्चों को तो ये चिल्लाने लगी कि ये औरत को हम नहीं जानते, ये हमें कहीं ले जा रही है, हमें बेच देगी। और ट्रेन के सभी लोग उसे मारने पर तुल गए, यहाँ तक कि उसे ट्रेन से धकेलने की भी बात हुई। तो इस प्रकार उस स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर, अपनी बात समझाकर वापस इन बच्चों को सिनी आशा ले आए। तो ऐसे भी इश्यूज़ हैं जो मधु कांकरिया जी ने इस कहानी के द्वारा हमारे सामने उठाया है कि इस प्रकार की ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शेल्टर होम्स हैं, इन्हें चलाना भी इतना आसान काम नहीं है। सिनी आशा में तृप्ति दी की सहायता के लिए आई है श्यामली, जो इस कहानी की एक और किरदार निभाती है। श्यामली इस कारण आई थी कि वो यहाँ के बच्चों के वॉलंटरली कुछ हेल्प करे और यहाँ आकर उसे तृप्ति दी एक असाइनमेंट देती है कि इस प्रॉब्लम चाइल्ड पिंकी की केस हिस्ट्री तैयार करना है